हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच के क्लासेस। मैं हूं हरिकिशन और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज लेक्चर लिया गया है हमारा 12th क्लास के मैथ के चैप्टर 3 से, मैट्रिक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान से समझेंगे इसको, क्योंकि मैट्रिक्स न कि बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से, वैसे भी अपने रियल प्रैक्टिकली में लाइफ में भी इसको यूज किया जाता है। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ जो मैट्रिक्स जो होता है वो नंबर्स का एक अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है वो नंबर्स का क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। अर्थात कहने का मतलब अगर डेफिनेशन इसके देते हैं डेफिनेशन के रूप में, तो m गुणे n ऑर्डर का एक ऐसा सेट, कहने का मतलब m गुणे n ऑर्डर के नंबर का एक ऐसा सेट जिसको हम m रोज और n कॉलम्स पे अरेंज करते हैं। अर्थात डेफिनेशन देते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स का सेट होता है उसको m ऑर्डर के रो पे और n ऑर्डर के कॉलम पे अगर इसको हम अरेंज कर देते हैं तो ये कहलाने लगता है हमारा मैट्रिक्स। जैसे कि हम बताते हैं आपको, एक मैट्रिक्स लेते हैं। इस मैट्रिक्स से समझते हैं अपन लोग इस प्रकार से। ये दिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो मैट्रिक्स हमने बताया अभी आपको कि ये नंबर्स का एक ऐसा सेट होता है जिसको रो और कॉलम के ऑर्डर्ड सेट के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर्ड सेट के रूप में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं रो और कॉलम की। तो रो और कॉलम क्या कहलाते हैं? यहाँ पर जो एलिमेंट्स हॉरिजेंटल होते हैं, इसे दिए गए मैट्रिक्स में यहाँ पर अगर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हॉरिजेंटल काउंट करें, तो हॉरिजेंटल जो काउंट करते हैं, हॉरिजेंटल काउंट करते हैं, तो ये हॉरिजेंटल काउंटिंग जो होती है इनको बोल देते हैं हम रो। क्या बोलते हैं? रो। अर्थात इनको बोलते हैं हम पंक्ति। जो हमने बताया जो हॉरिजेंटल इनको काउंट करते हैं एलिमेंट्स को, तो उनको बोल देते हैं हम यहाँ पर रो या पंक्ति। और यहाँ पर जो वर्टिकल होते हैं एलिमेंट्स, वर्टिकल अगर काउंट करते हैं, वर्टिकल जो काउंटिंग होती है, इन वर्टिकल एलिमेंट्स को बोलते हैं हम यहाँ पर, जो वर्टिकल होता है इनको कह देते हैं हम कॉलम्स। क्या कह देते हैं? कॉलम्स। ठीक। अगर हम हॉरिजेंटल काउंटिंग करते हैं तो इनको बोलते हैं हम पंक्ति और रो, और यदि हम यहाँ पर वर्टिकल काउंटिंग करते हैं तो इसको बोल देते हैं हम कॉलम्स। रिप्रेजेंट करने के लिए जो रो होते हैं इनको क्रमशः R1, R2, R3 और आगे भी n तक ले जा सकते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पर कॉलम्स होते हैं उनको क्रमशः C1, C2, C3 डॉट n तक भी ले जा सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पर m गुणे n हमने बताया ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ऑर्डर जो होता है हमने बताया कि m गुणे n नंबर्स के सेट को रो और कॉलम में एक ऑर्डर सेट के रूप में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। तो जो m गुणे n होता है, m गुणे n, तो जो m होता है, m रिप्रेजेंट्स द नंबर्स ऑफ रो। जो पहला लिखा होता है m जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर्स ऑफ रो। अर्थात ये पंक्तियों की संख्या को करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ?
और यहाँ पर जो बाद वाला अंक दिया होता है n दिया होता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर्स ऑफ कॉलम। n के रिप्रेजेंट करता है द नंबर्स ऑफ कॉलम, अर्थात ये प्रेजेंट करता है कॉलम्स को, अर्थात स्तंभ को। किसको करता है? ये कॉलम्स को। क्लियर हुआ? क्या बता रहे थे मम्मी? तो यहाँ पर m गुणे n ऑर्डर में जो m होता है पहला, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर्स ऑफ रोज को, और n जो रिप्रेजेंट करता है नंबर्स ऑफ कॉलम को। क्लियर हुआ? समझ पा रहे हैं इस चीज को? अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब कि अगर हमें यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्ञात करना है तो हम क्या उसको दिखाते हैं m गुणे n से। ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमें इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात करनी हो, इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर क्या ज्ञात करनी हो? हम संख्या, एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात करनी हो। क्या ज्ञात करनी हो? एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात करनी हो। तो हमारा यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो हमारा मैट्रिक्स दिया है किस ऑर्डर पे दिया गया है। मान के चलते हैं, एक मैट्रिक्स लिख के दिखाते हैं आपको। एक मैट्रिक्स लिखते हैं अगर, जैसे कि एक मैट्रिक्स लिखा हमने ये 2 3, ठीक, मैट्रिक्स लिख दिया। तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है? नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम। तो रो कौन से होते हैं? इस तरीके से 1 2, अर्थात 2 बाय कॉलम्स 1 2, 2 बाय 2। अर्थात हमारा जो ऑर्डर हमने ज्ञात किया मैट्रिक्स का, वो क्या ज्ञात किया? 2 बाय 2, नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ कॉलम। अब यहाँ पर एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात करनी है, तो जो हमारा ऑर्डर दिया होता है, इस ऑर्डर्स के नंबर को क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या करते हैं? इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जो भी आएगा वो होता है यहाँ पर एलिमेंट्स की संख्या। किसी भी मैट्रिक्स में, जो भी मैट्रिक्स आपका दिया हो, किसी भी मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि अगर आप उसमें ऑर्डर से जो संख्या होती है, ऑर्डर की संख्या का गुणा करा देते हैं, तो उसमें मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स के जो नंबर होते हैं वो संख्या ज्ञात हो जाती है। क्लियर हुआ? समझ पा रहे हैं इस चीज को? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को 2 तरह से बांटा गया है। मैट्रिक्स को 2 आधार पर इसके टाइप्स को बांटा गया है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो मैट्रिक्स को हमने इसके प्रकार जो बताए हैं, वो है इस पर कॉलम्स और पंक्तियों की संख्या के आधार, अर्थात कॉलम्स और पंक्तियों के आधार पर डिपेंड किया गया, अर्थात बेसिस ऑन कॉलम्स और रोज और कॉलम्स, ठीक। अर्थात बेस इसके रो और कॉलम के बेस पर इनको अरेंज किए, इनके टाइप को बताया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 पे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं ये बहुत चीज, ध्यान रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स द नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं? द नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। अर्थात एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल पे देखते हैं, हम बता रहे हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है, अर्थात 2 4 6। ये मैट्रिक्स दिया हमने, ठीक। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं, और मैट्रिक्स के एलिमेंट जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखना है पंक्तियों की संख्या क्या दी गई है? 2 1 2। इस प्रकार से इसमें कॉलम की संख्या 1 2, अर्थात 2 बाई 2 का ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कहने के मतलब द नंबर्स ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ रोज, तो दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ पा रहे हैं? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे की।
हॉरिजेंटल। दूसरे प्रकार आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। किसकी बात करते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कि हम दिखाते हैं कि द नंबर्स ऑफ कॉलम इज मोर देन नंबर्स ऑफ रोज। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है। क्या होती है? कॉलम की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है। द नंबर्स ऑफ कॉलम इज मोर देन नंबर्स ऑफ रोज। अर्थात कहने का मतलब, एक एग्जाम्पल से देखें। एक यहाँ पे मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 6 2 1, कुछ भी ले सकते हैं एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखते क्या रहे, कॉलम पंक्तियाँ कितनी हैं? R1 R2 दो ही दी गई हैं, और यहाँ पर कॉलम्स कितने दिए गए हैं? C1 C2 और C3 दिए गए। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या कहता है? द नंबर्स ऑफ कॉलम इज मोर देन नंबर्स ऑफ रो। तो रो के पंक्तियों की संख्या से कॉलम की संख्या ज्यादा है। अगर ऐसा है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। समझ पा रहे? चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर वर्टिकल मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है देखेंगे थोड़ा सा। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स देखेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। वर्टिकल मैट्रिक्स में द नंबर्स ऑफ रोज इज मोर देन नंबर्स ऑफ कॉलम्स। उसमें हम देख रहे थे पीछे वाले में, हॉरिजेंटल में देख रहे थे कि कॉलम की संख्या पंक्तियों से क्या हो रही थी? अधिक हो रही थी। अब यहाँ पर वर्टिकल में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं, अगर पंक्तियों की संख्या अधिक है तो वर्टिकल, देखिए यहां पर देखें पंक्तियों की संख्या R1 R2 R3, और यहां पर दिया गया है C1 और C2। दैट इज क्लियर। अब यहां पर देखना है द नंबर्स ऑफ रो इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? चलिए, अब बात कर लेते हैं अगले मैट्रिक्स की। अगले प्रकार के क्या होते हैं? चलिए, अगली बात करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर रो मैट्रिक्स की। इसकी बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसकी बात करते हैं? रो मैट्रिक्स की। तो जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह, जिसमें केवल और केवल क्या हो? एक ही पंक्ति हो, कॉलम चाहे जितने हो। तो कह सकते हैं अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जो केवल और केवल एक ही पंक्ति रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं या रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे लिख एक मैट्रिक्स लिखा। अब यहां पर देखने क्या है, इसमें पंक्ति कितनी है? केवल एक ही। इसमें कॉलम की बात नहीं की गई है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, केवल पंक्ति की बात की है। पंक्ति कितनी होनी चाहिए? एक रो होनी चाहिए। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं? रो मैट्रिक्स। दैट इज क्लियर? समझ आ रहा है? समझ पा रहे हैं? चलिए, अब बात कर लेते हैं अगले की, कॉलम की। कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स जैसे कि हमने देखा रो मैट्रिक्स को, जिसमें केवल एक रो होता है, वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। इसी प्रकार से अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम्स, तो उसको बोल देते हैं यहाँ पर हम कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल क्या है? केवल एक कॉलम
एक स्तंभ मिलता है, तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को बोल देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल पे देखते हैं, पंक्ति कितनी भी हो सकती है, देखिए ना इसमें मैट्रिक्स में देखो कॉलम कितना है, केवल सिंगल एक ही है। और यहाँ पर पंक्ति कितनी भी हो सकती है, पंक्ति समय कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पंक्ति की बात ही नहीं की गई है, यहाँ केवल कॉलम की बात की गई है। समझ पा रहे हैं? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि केवल एक कॉलम रखता है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये तो हमने आपको बता दिया कि पंक्ति और कॉलम के आधार पर जो हमने अरेंज किया है ये मैट्रिक्स के प्रकार बताए। अब हम बताते हैं, आपको देखा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स उपस्थित हैं, मैट्रिक्स कोई ना कोई एलिमेंट तो उपस्थित है ना कुछ, है ना। तो हमने अभी तक इनके अंदर उपस्थित एलिमेंट्स के अंदर कोई भी बात नहीं की। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स के प्रकार में जो इसके अंदर एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं। ठीक, तो बात करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार यहाँ पर जो बहुत ही यूज होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स कितना बढ़िया होता है। एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर हुआ? ठीक, इस प्रकार से हमने क्या लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया है। अब इस मैट्रिक्स में हमें क्या बताना है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक ऐसा, इसको हम एक डायगोनल ले लेते हैं जो कि एक लीडिंग डायगोनल कहलाता है। अब कहना सर आपने ये भी तो एक डायगोनल होता है, इसको क्यों नहीं लिया, है ना। तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल होता है इसको लेना होता है। क्यों लेना होता है इसको भी आपको बता देते हैं। इस मैट्रिक्स डायगोनल को आप गौर से देखेंगे अगर, तो इसमें देखो पंक्ति और कॉलम की जो नंबर से संख्या है वो बराबर है। देखो इसमें 1 1, पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति। तो इनमें इस वाले जो लीडिंग डायगोनल होता है, इस लीडिंग डायगोनल में अपना पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या होती है, इसलिए हमें इसी को लेना होता है। इसमें देखें आप अलग अलग है सब, है ना। तो हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स कहता है वो ये कहता है कि लीडिंग डायगोनल के अलावा, इसके अलावा जितने बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, जीरो होने चाहिए। इससे लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा जो ऊपर और नीचे एलिमेंट्स दिए हैं पूरे मैट्रिक्स के, वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब, अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ, यदि Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात हमारा बता दें डायगोनल मैट्रिक्स वो कहलाएगा जहां पर Ij क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो Ij 0 होगा उन सभी के लिए जहां पर I डज नॉट इक्वल टू 0। जहां पर I और J आपस में बराबर ना, वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब, एक एग्जाम्पल में देखें, एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसके अलावा सभी जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा जीरो के देखें आप, Ij बराबर है, इसमें भी Ij बराबर है, इसमें भी Ij, तो ये तो जीरो नहीं हो सकती। ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखना है यहाँ पर कोई भी बराबर नहीं है, ना तो नीचे और ना ही। अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स में देखेंगे तो एक मैट्रिक्स दिखाते हैं आपको लिख के, 2 0 0 1, सॉरी कुछ भी ले लेंगे, यहाँ पर ठीक। इस प्रकार से हमने एक मैट्रिक्स लिया। तो इस मैट्रिक्स में देखते हैं, इस लीडिंग डायगोनल के अलावा जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हैं वो सभी के सभी क्या है, जीरो दिए गए हैं। अगर ऐसा है तो हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। हमने एक मैट्रिक्स और लेते हैं, सॉरी 0
अब कहना सर अभी अभी आपने बताया कि यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। सर इसमें तो आपने डायगोनल का एलिमेंट भी जीरो कर दिया है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने केवल बात किया था कि डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो जीरो होना चाहिए, ये कंपलसरी है। डायगोनल का एलिमेंट भी जीरो हो सकता है। ठीक, इस प्रकार का मैट्रिक्स भी हो सकता है। समझ पा रहे? चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं? स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स बेटा बहुत ही देखिएगा कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग है। स्केलर मैट्रिक्स क्या बताना आपको? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस होता है। क्या बता रहे हैं हम? जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होता है? स्पेशल केस होता है। डायगोनल मैट्रिक्स हमने बताया कि डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है। अब ये स्पेशल केस स्केलर में क्या है? स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट जीरो तो होने चाहिए, लेकिन जो डायगोनल में एलिमेंट लिखे हैं आपने वो एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अर्थात द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इज इक्वल। द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इज इक्वल, अर्थात डायगोनल पर दिए गए जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी जगह अगले केसेस की। एक आता है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। क्या आता है? यूनिट मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स बेटा ये यूनिट मैट्रिक्स जो होता है ये स्केलर मैट्रिक्स का भी एक स्पेशल केस होता है। अभी हमने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस ये स्केलर मैट्रिक्स था। स्केलर मैट्रिक्स का भी स्पेशल केस ये क्या है अपना? यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या है इसको देखेंगे। यूनिट मैट्रिक्स में क्या जरूरी होता है? यूनिट मैट्रिक्स में इसमें देखें, एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल आर इक्वल आल्सो इज इक्वल टू 1। ये एलिमेंट्स जो है डायगोनल के ये बराबर तो होने चाहिए, लेकिन किसके बराबर होने चाहिए? 1 के बराबर होने चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए। यहाँ पर देख रहे थे एलिमेंट्स आपस में बराबर तो थे, है ना? तो जरूरी नहीं था वो कुछ 4 5 6 कुछ भी हो सकते, लेकिन जो भी होंगे वो बराबर होंगे सब। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स क्या कहता है कि यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। और किसके बराबर होने चाहिए? 1 के बराबर होने चाहिए। तो अगर 1 के बराबर है तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? चलिए, और यहाँ पर बता दें आपको कि जो यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक साइन यूज करते हैं IN। जो n होता है वो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? IN जो होता है वो IN यूनिट मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करता है। जैसे कि आपको थोड़ा सा बताएं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया I2। तो I2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 बाई 2 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स होगा, अर्थात 1 0 0 1। क्लियर हुआ? समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा मैट्रिक्स के एलिमेंट के आधार पर इसके टाइप्स को देखा। क्लियर हुआ? चलिए अब आपको 2 स्पेशल केसेस और बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो 2 स्पेशल केसेस, उनको देखते हैं। देखें स्टूडेंट्स क्या होता है, एक तो होता है अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि वे सभी एलिमेंट्स जहां पर आई ग्रेटर देन जे, वे सभी एलिमेंट्स जहां पर आई ग्रेटर देन जे, उसके लिए आई जे इक्वल टू 0 होगा। अब आई जे आप जानते हैं, आई जे क्या है? आई द नंबर्स ऑफ रो एंड जे नंबर्स ऑफ कॉलम। तो जहां पर नंबर्स ऑफ रो अर्थात पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी कॉलम की संख्या से, वो सभी के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे? अपर। जैसे एग्जाम्पल से देखें, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये मैट्रिक्स ले लिया। अब हमारे यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि उन सभी के लिए मैट्रिक्स के मान 0 होंगे जहां पर आई ग्रेटर देन जे होगा। तो आई पंक्ति की संख्या देखते हैं। सबसे पहले पंक्ति संख्या, इसमें देखो 2 है, पंक्ति की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या अर्थात पंक्ति संख्या अधिक है। इसमें देखो पंक्ति संख्या अधिक है, इसमें देखो पंक्ति संख्या, ऊपर वाले में देखो यहाँ पे कॉलम की संख्या ज्यादा हो रही है। तो हमें केवल वो सभी एलिमेंट 0 करने हैं जो कि हमारे क्या हैं? ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इन जब ये सब एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो नॉन जीरो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो कहाँ जाएंगे? डायगोनल के ऊपर। तो अर्थात हमारे डायगोनल बनेगा वो कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार से, नॉन जीरो वाला ये बन के आएगा। तो आप देखें जी डायगोनल के कहाँ जा रहा है? ऊपर। इसलिए हम इसको कह देते हैं अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल के जो ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स और इसके नीचे के एलिमेंट सब 0 होंगे। समझ पा रहे हैं? इसके लिए अब दूसरा आता है लोअर। क्या आता है? लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। समझ पा रहे? जैसे कि इसमें हमने देखा कि नीचे के एलिमेंट सब 0 थे, हमारा ट्राइएंगुलर ऊपर जा रहा था इसलिए इसको अपर बोल रहे थे। इसमें क्या करना होगा? उल्टा होता है कि हमारे मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होगी कहां पर? जहां आई इज लेस देन जे। क्लियर हुआ? जहां पर आई इज लेस देन जे, आई का मान अर्थात पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी, वहां पर इसके मान क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। अर्थात हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि एक बना लेते हैं, इसमें देखिए, ठीक है, इसी में देख लें। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। देख, अब यहाँ कॉलम की संख्या अधिक करनी है तो कॉलम की संख्या कहाँ पे जा रही है? सबके ऊपर अधिक है। यहाँ पे 1 है पंक्ति, यहाँ 3 है कॉलम, तो ये कॉलम ज्यादा है, इसमें भी कॉलम ज्यादा है, इसमें भी है। तो अर्थात डायगोनल के इस तरफ वाली जो होती है क्या है? सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉन जीरो कहाँ पे बचेंगे? नीचे वाले में, ये वाले में ये नॉन जीरो बचेंगे। और जो नॉन जीरो में ट्राइएंगुलर बनता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? लोअर ट्राइएंगुलर। डायगोनल के नीचे बना, ये नॉन जीरो वाला था इसलिए इसको हमने बोल दिया लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से हमने मैट्रिक्स के टाइप्स को कवर किया। आगे मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे हम, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। ठीक है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि क्लास 11 और 12 से मैथ और फिजिक्स से संबंधित नॉलेजेबल वीडियो डालते रहते हैं, जिससे आप तक पहुंचें और अपने ही आसान भाषा में मैथ और फिजिक्स को आप सीख सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि घर बैठे वो आराम से मैथ और फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।